गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। यानी किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है और रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड होती है, यानी टेम्परेचर का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिएगा, हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर वायर के लिए जो रेसिस्टेंस होता है आर, हम आर कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ये क्या होता है, किसी भी कंडक्टर वायर का रेसिस्टेंस। और जो रेसिस्टिविटी होती है रो, वो कितनी होती है, आर ए अपॉन एल। ये उस कंडक्टर वायर की रेसिस्टिविटी होती है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब बच्चों यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पर एम के बारे में, तो व्हाट इज एम। एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो हम मोस्टली जो बात करते हैं वो किसकी बात करें, हम कंडक्टर यानी मेटल, हम मेटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो m क्या हो गया, चार्ज, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है, सेकंड हम बात करें लेंथ। लेंथ होती है हेयर एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर वायर हम यूज कर रहे हैं जिस मेटल का, उसकी लेंथ एल होगी। तो ये तो है नहीं कि हम जिस कंडक्टर वायर को सर्किट में अगर हम यूज करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, वो कांस्टेंट रहेगी। एन होता है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ये एन वेरी कर सकता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये चेंज कैसे होते हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कैसे चेंज होते हैं। नंबर एन क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपको क्लियर है, एन अपॉन वी, ये स्मॉल एन की वैल्यू होती है। यानी आपने आयोनाइज एनर्जी पढ़ी होगी फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही किसी भी एटम को हम हीटअप करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउट मोस्ट सेल में क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं। और किसी भी मेटल की जो कंडक्टिविटी है उसके अंदर हमेशा आउट मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं का पार्टिसिपेट होता है। यानी जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एन की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है किसी भी कंडक्टर के लिए। यहाँ तक क्लियर। अगर हम बात करें ई स्क्वायर, तो ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ए फॉर एरिया ऑफ दैट कंडक्टर, दैट मीन्स area also constant for that conductor, and tau is relaxation time. What is relaxation time? We already discussed about the relaxation time, the time taken between two successive collision of any conductor. किसी भी चालक के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो वो दो लगातार दूसरे चार्ज पार्टिकल से जब टकराने में जो समय लगाता है, उस समय को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा जो एरिया और लेंथ है ये कांस्टेंट है, तो यानी जो रेसिस्टिविटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर के। यानी अगर हम आर में चेंज करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। अब देखिए क्या बात करते हैं यहाँ से कि इस वाले फॉर्मूले से, फर्स्ट फॉर्मूले से अगर हम बात करें जो आर की, तो आर बच्चों किस किस पर डिपेंड करता है, आर प्रोपोर्शनल होता है एक तो एन पर और एक ही रिलैक्सेशन टाइम पर। क्योंकि बाकी जितने भी जो फैक्टर्स हैं, यानी एम हो गया, ई स्क्वायर हो गया, ए हो गया और एल है, ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर देखें कि जो रेसिस्टिविटी रो है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, आर के। ये दो चीज़ क्लियर है, आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब देखिएगा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेसिस्टेंस पर। किसी भी कंडक्टर वायर का जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वापस से देखिएगा, किसी भी कंडक्टर वायर का जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं
यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि वो जितनी ज़्यादा एनर्जी को गेन करेंगे यानी एब्जॉर्ब करेंगे, वो उतनी स्पीड से क्या करते हैं, वाइब्रेशन करने लग जाते हैं, यानी वो उतनी स्पीड से मूव करने लग जाते हैं। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनकी जो वेलोसिटी है, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। किसकी? चार्ज पार्टिकल्स की। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ रही है। अब देखिएगा, उस कंडक्टर की जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है तो उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाउ क्या होता है, किसी भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का सक्सेसिव कोलिजन। जैसे ये एक किसी भी कंडक्टर के अंदर एटम्स है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ने मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ इस एटम से टकराया, उसके बाद क्या हो गया, ये इस एटम से टकरा गया। तो इन दोनों टक्करों के बीच में जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, वो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ स्पीडली मूव करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड फास्ट हो जाती है तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपके पास कितने एमसीक्यूज बन रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो चार्ज पार्टिकल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। अब हम आते हैं रेसिस्टेंस पे। हमें पता है कि जो रेसिस्टेंस है आर, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एन के और टाउ के। बच्चों अगर हम पहले रेसिस्टेंस की बात करते हैं, देखिएगा टेम्परेचर से क्या क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में एक बार वापस से मैं लिखता हूँ इसको, कि जैसे हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, यानी टेम्परेचर को जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो आपके पास दो फिनोमिना चेंज होते हैं, एक एन की वैल्यू और एक ही टाउ की वैल्यू। एन की वैल्यू कैसे इफेक्टेड होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने बताया था। अब देखिएगा, कोई भी जो कंडक्टर होता है या कोई भी मेटल होता है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 10⁻29 के लगभग। किसी बुक में इसको 10⁻29 टू 10⁻30 भी दिया हुआ है, हम 10⁻29 मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते नहीं मतलब होता ही है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जब टेम्परेचर के अंदर चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखिएगा, हमें तो पता है कि जो आर है, देखिएगा जो आर है वो किस किस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एन के भी और रिलैक्सेशन टाइम के भी। यानी अगर एन बढ़ता है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, अगर टाउ कम होता है तो रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो दोनों यहाँ पर अपोजिट इफेक्ट डाल रहे हैं, एन और टाउ दोनों अपोजिट इफेक्ट डाल रहे हैं। तो देखिए बच्चों क्या होता है कि जो एन की वैल्यू है वो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं करती है रेसिस्टेंस को, किसकी रेस्पेक्ट में, रिलैक्सेशन टाइम की रेस्पेक्ट में, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो एन है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा होता है कि अगर एन की वैल्यू 100, 1000 या 10,000 भी बढ़ती है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर एन ने रेसिस्टेंस को डिक्रीज किया 10 ओम से, जो तो सेम फैक्टर पर जो टाउ है, जो रिलैक्सेशन टाइम है, ये उस रेसिस्टेंस को इंक्रीज करेगा कि लगभग हम मान लेते हैं 1 लाख
ओम के बराबर। यानी ये जो फैक्टर है ये ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है, ये डोमिनेंट फैक्टर ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है। सिर्फ किसका इफेक्ट ज़्यादा हो गया, टाउ का। होता दोनों चेंज है, ठीक है, लेकिन कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर एन का रोल जितना ज़्यादा नहीं होता है। मेटल के अंदर किसका रोल ज़्यादा होता है, रिलैक्सेशन टाइम का रोल ज़्यादा होता है। तो यहाँ से देखिएगा कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टाउ क्या होता है, डिक्रीज होता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, आपको पता है कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एन भी इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, लेकिन एन का इतना बड़ा रोल नहीं होता रेसिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। कंडक्टर के अंदर किसका रोल ज़्यादा होता है, रिलैक्सेशन टाइम का। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि किसी भी कंडक्टर, वर्ड को सुनना, मैं सेमी कंडक्टर नहीं बोल रहा या इंसुलेटर नहीं बोल रहा, किसी भी कंडक्टर के अंदर जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो पाता है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से चार्ज पार्टिकल्स के ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और चार्ज पार्टिकल्स की जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम जब डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर और रेसिस्टेंस वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आपकी बुक में एक ग्राफ दे रखा होगा बच्चों कि किस किस के बीच में टेम्परेचर में और रेसिस्टेंस के बीच का जो ग्राफ है, ठीक है ना। जैसे कॉपर के लिए दे रखा है, ये हमने रेसिस्टेंस ले लिया, ये टेम्परेचर, इधर रेसिस्टिविटी ले ली और टेम्परेचर। क्योंकि देखो जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट रेसिस्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब भी रेसिस्टेंस बढ़ता है रेसिस्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखिएगा अगर हम किसी भी कंडक्टर वायर के लिए, कंडक्टर के लिए या मेटल के लिए जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं रेसिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का, वो किस तरह का आता है, इस तरह का ग्राफ आता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेसिस्टेंस भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो कैसे आता, स्ट्रेट लाइन आती। और ऐसा ही ग्राफ किसका होता है, रेसिस्टिविटी का होता है, ठीक है ना, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ये किसके लिए ग्राफ है, ये ग्राफ है कंडक्टर के लिए। क्लियर। अब देखिएगा सेकंड बात करते हैं हम सेमी कंडक्टर के लिए। सेमी कंडक्टर के बारे में आपकी बुक में एक स्पेशल टॉपिक ही दे रखा है, सॉरी एक चैप्टर ही दिया हुआ है सेमी कंडक्टर के बारे में। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं कि कुछ स्पेशल टाइप की जो मेटल होती हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है ना, सिलिकॉन हो गया, ये क्या कहलाते हैं, सेमी कंडक्टर मटेरियल कहलाते हैं। इनको सेमी कंडक्टर क्यों कहते हैं, ये जीई है जर्मेनियम, ठीक है ना। तो सेमी कंडक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो सेमी कंडक्टर के अंदर क्या होता है बच्चों, जो एन वैल्यू एन होती है, यानी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, वो बहुत कम होते हैं, लगभग कितने होते हैं, 0 के लगभग होते हैं। ठीक है, यानी रूम टेम्परेचर पर उनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगभग 0 होते हैं, इसलिए वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि किसी भी, अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें, सेमी कंडक्टर के साथ रेसिस्टेंस का वो रिलेशन होता है, रेसिस्टेंस आर क्या किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/n इंटू टाउ, ये हो गया। अब देखिएगा अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें तो जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एन भी क्या होता है, बढ़ जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये पता है आपको ये रिलेशन, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें यहाँ पर, कि सेमी कंडक्टर के लिए क्या होता है कि जो एन है वो ज़्यादा इफेक्टिव फैक्टर होता है, किसकी रेस्पेक्ट में, टाउ की रेस्पेक्ट में, रिलैक्सेशन टाइम की रेस्पेक्ट में। कंडक्टर के लिए टाउ ज़्यादा इफेक्टिव होता है,
लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, जो एन है वो ज़्यादा इफेक्टिव फैक्टर होता है किसकी रेस्पेक्ट में, रिलैक्सेशन टाइम की रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। प्योर जो सेमीकंडक्टर होता है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। फिर हम उसके अंदर डोपिंग करते हैं, पी टाइप इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे या फिर एन टाइप इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। मतलब हम उनके अंदर क्या करते हैं, एक डोपिंग वर्ड होता है, डोपिंग, इस प्रोसेस का यूज करते हैं। डोपिंग देखिएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे जब सेमीकंडक्टर का चैप्टर बात करेंगे काफ़ी डिटेल से। तो हम डोपिंग का मतलब क्या होता है, किसी इम्प्योरिटीज़ को इंसर्ट करना, बस इतना याद रखिएगा आप। तो जब सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम बात करें तो एन है वो ज़्यादा इफेक्टिव फैक्टर होता है किसकी रेस्पेक्ट में, रिलैक्सेशन टाइम की रेस्पेक्ट में। यानी एन बढ़ता है और आपको पता है कि जो आर का रिलेशन जब एन बढ़ेगा तो बच्चों आर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, ये भी इसमें भी होता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ और एन बढ़ता है। लेकिन मैंने बताया ना कि सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा फैक्टर ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एन। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर इनिशियल केस में कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होते, एन का मान 0 होता है। लेकिन जैसे हम उसको हीटअप करते हैं उसकी आउटमोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं। तो ये जो फैक्टर है ये कम इफेक्टिव हो पाता है और ये वाला फैक्टर क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि एन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जब एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपको पता है रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। और जब किसी भी सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है इसका मीन्स उसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देना कि सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में, रेसिस्टेंस के और टेम्परेचर के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो बच्चों कैसे होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेसिस्टेंस क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया ये किसका ग्राफ होता है, रेसिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर फॉर ए सेमीकंडक्टर। ये ध्यान रखना ये किसके लिए है, फॉर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर से कोई समझ में आ गया। कंडक्टर के लिए अलग होता है, कंडक्टर के लिए टाउ इफेक्टिव होता है, एन इफेक्टिव नहीं होता है। सेमीकंडक्टर के लिए एन इफेक्टिव होता है और टाउ इफेक्टिव नहीं होता है। तीसरा हम बात करते हैं, अगर आपके पास इंसुलेटर है, इंसुलेटर का टेम्परेचर से साथ क्या इफेक्ट है, इंसुलेटर का जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, जो रेसिस्टेंस है वो ही फॉर्मूला हम तो यूज करेंगे। और अब देखिएगा, और सीधा ये तो याद ही रखना है आपको, रेसिस्टेंस जब चेंज होगा तो रेशियोटी भी सेम रेशियो में क्या होगी, चेंज होगी। अब देखिएगा कि इंसुलेटर के लिए क्या होता है कि इंसुलेटर की अगर हम बात करें, इंसुलेटर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है ना। और टेम्परेचर की बात, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इन एन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम संख्या में क्या होते हैं ये इंक्रीज हो पाते हैं। तो जो टाउ का रिलेशन है यानी टाउ डिक्रीज हो रहा है और जो एन इंक्रीज हो रहा है वो लगभग क्या होता है, समान रहता है। यानी लगभग जो ये रेशियो है, जितने टाउ डिक्रीज होंगे, जितना रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, उसी रेशियो में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं। किसके अंदर, इंसुलेटर के अंदर। तो इंसुलेटर के अंदर क्या होता है कि जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। जो उसका ग्राफ है वो लगभग कैसा बनेगा, इस तरह से ग्राफ आता है। यानी टेम्परेचर लगभग कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है। किसका, इंसुलेटर का। तो आई होप आपको तीनों ग्राफ समझ में आ गए होंगे, कंडक्टर के साथ भी, सेमीकंडक्टर के साथ भी और इंसुलेटर के साथ भी, ठीक है। अब देखिएगा हम अपने टॉपिक पर आते हैं वापस से। तो यहाँ से अब आप इसको पढ़ के देखना, आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई लाइन समझ में नहीं आती है तो हम आपको फिर वापस से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब ये कुछ अजीब तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने,
इनके बारे में बात करते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है ना। ये अल्फ़ा वगैरह, देखो ये मैंने बताया ना कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एलॉयज़ के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए भी क्या होता है, एलॉयज़ यानी इंसुलेटरी होते हैं, सॉरी इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, उनका जो रेसिस्टिविटी है वो कम इफेक्टिव होती है, लेकिन रेसिस्टेंस भी क्या होता है, कम इफेक्टिव होता है। तो ये सेमीकंडक्टर के लिए। अब ये आप थोड़ा सा इसको पढ़ना। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं वापस से कि कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी बच्चों क्या होती है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और इस चैप्टर का सबसे हार्ड टॉपिक भी है, ठीक है ना। इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा, और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी से होंगे। देखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कोई भी कंडक्टर वायर है, जैसे ये कोई कंडक्टर वायर है, इसका मान लेते हैं कि शुरू में जो टेम्परेचर है किसी भी कंडक्टर वायर के लिए, हम मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर वायर है। इनिशियल केस में मान लेते हैं, इनिशियल केस में जब इसका टेम्परेचर T0 था, तो उस टाइम इसका जो रेसिस्टेंस है वो कितना था, मान लेते हैं R0 था, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और मान लेते हैं कि जब टेम्परेचर T हुआ, इनिशियल में कितना था, Ti, चलो इसको हम मान लेते हैं कि इनिशियल में टेम्परेचर कितना था, Ti, तो उस टाइम जो इनिशियल रेसिस्टेंस था वो भी कितना था, Ri मान सकते हैं या R0 मान सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वह जैसे हमने T0 से बढ़ाकर कितना किया, T किया, तो मान लेते हैं उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ गया और वो कितना हो गया, R हो गया। किसी बुक में इसको TF दे रखा है, यानी T फाइनल, इसको T इनिशियल कंसीडर कर रखा है, इसको TF कंसीडर कर रखा है, ठीक है। इसको R इनिशियल कंसीडर कर रखा है, इसको RF कंसीडर कर रखा है, वो एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर का जब टेम्परेचर वेरी करता है तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, वेरी करता है, यानी चेंज होता है। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा T की बात करें, डेल्टा T क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर हम डेल्टा R की बात करें, डेल्टा R क्या हो जाएगा यहाँ पर, या DR, वो क्या हो जाएगा, चेंज इन रेसिस्टेंस, ये क्या हो गया, R0। क्लियर यहाँ तक। तो ये देखा गया प्रैक्टिकली कि किसी भी कंडक्टर के लिए जो डेल्टा R है यानी चेंज इन रेसिस्टेंस है, वो बच्चों किसके प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन टेम्परेचर के, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर वायर का जो चेंज इन रेसिस्टेंस है, यानी रेसिस्टेंस में जो चेंज है वो किस पर डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर पर, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और देखा गया कि जो चेंज इन रेसिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनिशियल रेसिस्टेंस के भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी किसी भी कंडक्टर वायर का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो फाइनल टेम्परेचर, जो फाइनल रेसिस्टेंस है वो उसके इनिशियल रेसिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। यानी चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर डेल्टा R क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, वो एक तो किस पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा T पर, यानी चेंज इन टेम्परेचर पर। यानी टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ सकता है, अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है ना। और जो चेंज इन रेसिस्टेंस है वो बच्चों किस पर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस यानी इनिशियल रेसिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से अगर बात करें, इक्वेशन 1 और 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो डेल्टा R है यानी चेंज इन टेम्परेचर है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, R0 इंटू डेल्टा T, ठीक है ना। किस किस के प्रोपोर्शनल होता है, R0 इंटू डेल्टा T। तो जब भी ये प्रोपोर्शनल सिंबल हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, इसको अल्फा मत समझना। एक जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटता है तो यहाँ से एक कांस्टेंट आ जाता है, डेल्टा R इक्वल टू अल्फा, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ
रेसिस्टिविटी, ठीक है ना, या टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसी को, वो क्या होगा आर नोट डेल्टा टी। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। या फिर डेल्टा आर है उसको हम क्या लिख सकते हैं आर नोट एल्फा डेल्टा टी। बच्चों डेल्टा आर किसके बराबर है, डेल्टा आर क्या है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, इसके बराबर है, इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया आर नोट एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी को आप टी माइनस टी नोट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इस आर को इधर लेके आते हैं तो क्या होगा देखिएगा कि जो आर है वो कितना हो जाएगा आर नोट प्लस आर नोट एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा की क्या है यहाँ पर वापिस से टेम्परेचर में चेंज, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आर नोट अगर हम कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये क्या होता है किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर के साथ जो रेसिस्टेंस वेरी करता है उसका फॉर्मूला, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे काफ़ी न्यूमेरिकल सोल्व होंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या हो गया आर इक्वल टू कितना हो गया आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। इसमें क्या होगा आपसे इनिशियल टेम्परेचर देके आपसे फाइनल टेम्परेचर भी पूछ सकता है, एल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट करा सकता है आपसे, टेम्परेचर के लिए भी कैलकुलेट करा सकता है, ठीक है ना। तो वापस से लिख रहा हूँ मैं, जो फॉर्मूला होता है आर कितना होता है इनिशियल टेम्परेचर 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए, यानी किसी भी कंडक्टर का जो टेम्परेचर है, किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, इसके बारे में ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिएगा अब हम वापस से आते हैं हमारे टॉपिक पर। हाँ, इसमें अगर हम अल्फा की बात करें, यहाँ पर जो अल्फा है ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी या कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये अल्फा अलग अलग होता है। अगर जैसे हम बात करें अल्फा जो मेटल्स होती हैं कंडक्टर होते हैं उनके लिए पॉजिटिव होता है, अल्फा सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के लिए क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ इसके रूल्स हैं जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से आते हैं हम, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। देखो जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है एक एग्जाम्पल कि किसी भी कंडक्टर का 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेसिस्टेंस है वो कितना है 50 ओम है, ठीक है ना। जब उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है उस टाइम उसका रेसिस्टेंस कितना हो जाता है 65 ओम हो जाता है। अब आपसे पूछ लिया कि इसमें अल्फा कितना है या फिर डेल्टा आर कितना है, ठीक है ना। ऐसे ही ये 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको डेल्टा टी डेल्टा आर, ठीक है ना। तो आप सीधा फॉर्मूला याद रखिएगा। तो यहाँ से हम जब इसको सोल्व करते हैं तो ये अल्फा का जो निकल के आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सीधा फॉर्मूला याद रखिएगा कि R इक्वल टू क्या होता है आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। इसके लिए ये इसको थोड़ा डिटेल से दे रखा है। इसकी हाँ यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होती है पर डिग्री सेल्सियस होती है या पर केल्विन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो कोफिशिएंट है अल्फा है इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का पर डिग्री टेम्परेचर चेंज होने पर यानी पर डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने पर उसके रेसिस्टेंस में कितना इफेक्ट पड़ा वही क्या कहलाता है उसका कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेसिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आप इनको करने की कोशिश करना, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।